हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम मैक्सवेल लीडर द्वारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी प्रत्यास्थता गुणांक किस प्रकार निकाला जाता है मैक्सवेल नीडल के द्वारा, ये प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग यह है कि मॉडुलस रिजिडिटी निकालने के लिए ये जो हम मैक्सवेल नीडल कर रहे हैं उसका वो हमने आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जो apparatus है वो आपको इस चित्र में दे रखा है। इस मैक्सवेल नीडल में एक एक मैक्सवेल नीडल होती है और इसके अंदर दो अरेंजमेंट होते हैं। एक तो ये हॉलो ट्यूब होती है, मैक्सवेल जो apparatus है वो मैक्सवेल ट्यूब है। इसके अंदर दो सॉलिड सिलेंडर होते हैं और दो हॉलो सिलेंडर होते हैं। इस पर जैसे कि इसमें दिखा रखा है वैसा अरेंजमेंट होता है कि पहली स्थिति में हम दोनों सॉलिड सिलेंडर को अंदर रखते हैं और हॉलो को बाहर रखते हैं। दूसरी स्थिति में हॉलो को अंदर रखते हैं यानी खोखला बेलन और ठोस बेलन। तो ठोस बेलन को दूसरी स्थिति में बाहर रखते हैं और खोखले बेलन को अंदर रखते हैं। इस apparatus को ये जो फिगर है इस फिगर में दिखाया गया है और ये जानते हैं कि इसके अंदर हॉलो मेटलिक ट्यूब होती है जिसकी लंबाई L जैसे कि चित्र में बताया गया है और ये दोनों तरफ से खुली होती है और इस पर एक वायर एक लटका होता है जिसकी हमें यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालनी है, वो लटका होता है। और वो वायर, अब इस अरेंजमेंट को हम एक मैक्सवेल नीडल बोलते हैं। और इसके अंदर हमने जैसे हमने दे रखा है कि इसमें 4 ब्रास के सिलेंडर होते हैं जिनकी आइडेंटिकल लेंथ होती है। यानी अगर मैक्सवेल नीडल की लेंथ L है तो इन सिलेंडर की लेंथ L/4 होगी। इसमें से 2 सिलेंडर खोखले होंगे और 2 सिलेंडर ठोस होंगे मगर आइडेंटिकल, उनका रेडियाई और सब चीज़ें आइडेंटिकल होंगी। प्रयोग करने के लिए हम पहली स्थिति में दोनों ठोस बेलनों को अंदर रखते हैं और दूसरी बार हम दोनों खोखले बेलनों को अंदर रखते हैं और पहली स्थिति में खोखले बेलन बाहर रहेंगे, दूसरी स्थिति में खोखले बेलन या ठोस बेलन बाहर रहेंगे। अगर हमारे पास इसमें लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट हो तो दोलन गिनने में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि हम लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से कागज़ पर दोलनों को फोकस कर सकते हैं, मिरर को फोकस कर सकते हैं और वो दोलन करके हमें रीडिंग ऑसिलेशन लेने में आसानी रहती है। इसकी थ्योरी इनिशियली सिंपल है कि अगर सॉलिड सिलेंडर, ठोस सिलेंडर अंदर है और हॉलो सिलेंडर आउटसाइड है, जैसा कि चित्र 1 में अरेंजमेंट दे रखा है। अब इस समय अगर इसको एक दोलन करने में या टाइम पीरियड T1 है तो हम इसको कह सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू 2π√L1/I1/C, जहाँ I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस कॉम्बिनेशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सिस के अक्रॉस ये होगा। C इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट है। अब हम स्थिति को पलट देते हैं और खोखले बेलनों को अंदर रख देते हैं और ठोस बेलनों को बाहर रख देते हैं। इस स्थिति में अगर टाइम पीरियड T2 है तो हम कह सकते हैं T2 इज इक्वल टू 2π√L2/C। इसमें भी वही L2 इस दौरान जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस कॉम्बिनेशन का वो होगा और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट का। अब इक्वेशन 1 और 2 में से अगर T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर करें तो मेरे पास आ जाता है 4π² I1 माइनस I2। इसको मैंने स्क्वायर करके निकालना, जिससे मैं C का मान निकाल सकता हूँ 4π² T1 माइनस T2 अपॉन I1 माइनस I2। मगर हम जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स पर ट्विस्ट का मान होता है ईटा πr/4/2L और ये इक्वेशन में वैल्यू में C के मान में रख दूँ तो मेरे पास ईटा का मान आ जाएगा 8π × L L1 माइनस L2 R4 T1 माइनस
T2 और यही इक्वेशन हम काम में लेते हैं, जहाँ L और R हमने लेंथ और रेडियस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर और पैरेलैक्स के थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं। अब क्योंकि मेरे को I1 माइनस I2 का मान भी चाहिए, तो I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाला है और पैरेलल थ्योरम एक्सिस की थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, उसका उपयोग करके मैं I1 और I2 का मान निकाल सकता हूँ। इनके वैल्यूज़ डाल के ये मैं लिख सकता हूँ I1 माइनस I2 इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 4 M1 माइनस L2। अब इक्वेशन 9 से हम 6 में ईटा का मान रखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ईटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू L M1 माइनस M2 L स्क्वायर R4 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। और यही वो फॉर्मूला है जिसको मैक्सवेल नीडल में प्रयोग करके हम इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को आपको दोबारा डिटेल के साथ बता दिया। ईटा इज इक्वल 2 पाई इंटू L M1 माइनस M2 L स्क्वायर T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, जहाँ L इज़ द लेंथ ऑफ द वायर जिसकी हमें ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालनी है, L मैक्सवेल नीडल की लेंथ है, R रेडियस ऑफ द वायर है, M1 मीन मास ऑफ द सॉलिड, दोनों मासों का हम मास खोलेंगे और उसको डिवाइड बाई 2 करके इसलिए सॉलिड सिलेंडर का मास निकाल लेंगे, और M2 मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर है, T1 टाइम टेकन पहली कंडीशन में जब सॉलिड सिलेंडर अंदर थे, T2 वो टाइम पीरियड है जब सॉलिड सिलेंडर बाहर थे, यानी हॉलो सिलेंडर अंदर। तो इसका प्रयोग करने का विधि ये है, ये सबसे पहले तो जो हॉलो सिलेंडर है द लेंडर हैंड, और हम इस वायर को एक सॉलिड रिजिड एंड से लगा देंगे और नीचे की तरफ मैक्सवेल नीडल लगा देंगे। अब दूसरा में हम क्या करेंगे, पहले स्थिति जैसे फिग 1 में दिखा रखा है, हम पहले सॉलिड सिलेंडर अंदर रखेंगे और हॉलो सिलेंडर बाहर रख के वो अरेंजमेंट करेंगे, थोड़ा सा उसको ऑसिलेशन देंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन जिनके उसका टाइम निकाल लेंगे। टाइम निकालने के बाद हम अल्टीमेटली उसका टाइम पीरियड टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमें टाइम पीरियड दे देगा, ये टाइम पीरियड। अब इसके नेक्स्ट बाद हम दोनों को पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेंगे और इस स्थिति में भी टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ये टाइम पीरियड T2 हो जाएगा, और इस टाइम 1 हमारे पास टाइम 1 T1 और T2 आ जाएगा। अब हमारे पास मीटर स्केल से हम लेंथ मैक्सवेल ट्यूब के लेंथ L नोट करेंगे और वायर की लेंथ L स्मॉल l नोट कर लेंगे। फिज़िकल बैलेंस से हम मासेस M1 और M2 निकाल लेंगे, और फिर फाइनली उस तार का डायमीटर निकाल लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारे पास सिंपल सा क्या है, ये जो लेंथ ऑफ द मैक्सवेल नीडल कैपिटल L निकाल लिया, लेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर स्मॉल वायर की लेंथ है वो निकाल ली, फिर मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर M1 निकाल लिया, मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर निकाल लिया। इसके बाद हमें पता है कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन एक सर्कुलर स्केल में बनाते हैं, वो निकाल लिया। अगर स्क्रू गेज में कोई ज़ीरो एरर है तो वो निकाल ली। फिर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 डायरेक्शंस में मीटर्स के मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और उसके टोटल डायमीटर निकाल के हम एक कंडीशन में डायमीटर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम 2-3 जगह ले लेंगे जिससे हम उसका मीन डायमीटर निकाल सकें। तो मीन डायमीटर निकालने के बाद हम उसका रेडियस चाहिए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमें रेडियस चाहिए। इसके बाद हम दूसरी टेबल बनाएंगे जिसमें हम T1 और T2 का मान निकालेंगे। इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिख के टाइम T1 निकालेंगे, टाइम T1 निकाल के उसके डिवाइड करके टाइम पीरियड निकाल कर उसका मीन टाइम ले लेंगे। और ये एक बार तो सिलेंडर के साथ T1 अंदर की तरफ है और सॉलिड सिलेंडर जब बाहर की तरफ है तब वो बाहर की तरफ का समय T1 और T2 इस ऑब्जर्वेशन टेबल में वैल्यूज़ नोट करके निकाल लेंगे।
इसके बाद सिंपल जो हमारा हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप CGS यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं तो ईटा का मान यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मान 9/cm² आएगा। मगर हम ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू जनरली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दी जाती है, इसलिए इस 9/cm² को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो इसी कैलकुलेशंस में, या क्योंकि मैंने ऊपर सेंटीमीटर और ग्राम लिया था इसलिए इसको डाइस पर सेंटीमीटर में रिजल्ट दिया। इसके बाद अगर आप ऊपर ही ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप सीधे वही वैल्यूज़ रखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से वैल्यू निकालना चाहते हैं, वरना आपको डाइस पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें स्टैंडर्ड रिज़ल्ट आपको इस टेबल में मिल जाएगा, उसका स्टैंडर्ड रिज़ल्ट न्यूटन पर मीटर में निकाल लीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज एरर जो त्रुटि हुई है ये ध्यान रखिएगा, किसी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसलिए उसका स्टैंडर्ड मान होता है और उससे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हम निकाल सकते हैं और परसेंटेज एरर निकाल लें। ये हमारे प्रयोग में कितनी त्रुटि रह गई थी ये। इस प्रयोग को करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियाँ लेनी चाहिए, और ये सावधानियाँ ये बहुत होना चाहिए कि जो का वायर हम ले रहे हैं, जिसका हमें यह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है, वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल और थिन होना चाहिए, और उसकी लंबाई सफिशेंट होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड जो हम उसको जो रोटेशन दे रहे हैं, जो ट्विस्टिंग वायर करने से जो हम उसको तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होना चाहिए, वरना वो पूरा का पूरा घूम जाता है। ये जो सारे सिलेंडर्स जो हमने लिए हैं वो परफेक्टली स्मूथ और सेम रेडियाई के होने चाहिए, और जो मैक्सवेल नीडल का है वो प्योरली रोटेशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ऊपर नीचे ऑसिलेट करे। जो ट्यूब हम जो ले रहे हैं वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए, और इसमें हम जानते हैं क्योंकि जो रेडियस ऑफ द वायर वो चार के पावर घात में होती है, इसलिए इसको ज़रा आराम से बहुत एक्यूरेटली मेजर करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा से भी रेडियस में एरर होगा तो हमारे रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। इसमें भी हम टाइम पीरियड जो है T1 और T2 ये बहुत आराम से नोट करने चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर की पावर में आते हैं। प्रयोग मैकेनिक्स का प्रयोग है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में ये प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।